Good morning students. Today we are going to continue chapter 5 of Indian Constitution at Work, that is judiciary. In last video we have discussed about the appointment process of the CJI and the other judges of High Court and the Supreme Court too. Students, the process of appointment may be something difficult, but you have to read about it, and if you have any queries still you can call to me. Students, today we will discuss about the removal process of the judges and some disputes related with the removal and the appointment of judges. So students, let us start. First of all, we will discuss about the removal process of the judges. As I told you earlier in the previous lecture that to ensure the freedom or the independence of judiciary, it is very important to make them फ्री एंड टू मेक देयर टेन्योर फिक्स्ड. तो उनका टेन्योर हमको फिक्स करना होता है जिससे कि जुडिशरी की किसी के ऊपर डिपेंडेंस नहीं बने और जुडिशरी का जो भी टेन्योर है वो फिक्स रहे. अब इसका रीज़न क्या है मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ, यहाँ मैं वो चीज़ें वापस रिपीट करने वाली नहीं हूँ. अब जुडिशरी का टेन्योर हमको फिक्स करना है, ठीक है. कैसे फिक्स करें? तो हम लोगों ने सर्टेन एज डिसाइड कर रखी है ऑफ द जजेस, दैट इज़ 62 एंड 65. अगैन आप लोग मुझे बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में कितने साल का टेन्योर रहता है और हाई कोर्ट में कितने का रहता है. तो ये टेन्योर है, ठीक है. और बिफोर इट भी अगर उनको हम हटाना चाहें तो वो प्रोसेस थोड़ा सी हार्ड है. आप मानेंगे कि ये प्रोसेस जजेस के रिमूवल का प्रोसेस इतना हार्ड है कि टिल टुडे हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो 1950 में बना था. सुप्रीम कोर्ट 1950 में, इंडिपेंडेंट इंडिया की बात कर रही हूँ. वैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट जो है वो तो 1773 से एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन मैं इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करूँ तो 1950 से सुप्रीम कोर्ट एग्जिस्टेंस में है. पहली बात 1950 से. आज चल रहा है 2020, 70 ईयर्स हो गए. इतना हार्ड और टफ प्रोसेस होने के कारण 70 ईयर पास हो गए, लेकिन आज दिन तक हमारे सुप्रीम कोर्ट से या फिर हमारे जजेस जो हैं वो एक भी जज जो है वो इस प्रोसेस के थ्रू डीसीट नहीं हुआ है या फिर रिमूव नहीं हुआ है फ्रॉम हिज और हर पोस्ट. 70 ईयर्स हो गए हैं, लेकिन आज दिन तक एक भी जज इस प्रोसेस को फॉलो करके रिमूव नहीं हुआ है. इतना हार्ड है ये प्रोसेस. हार्ड होना भी चाहिए. अगर ये प्रोसेस इतना इजी रहता जजेस के रिमूवल का प्रोसेस तो जजेस हमेशा अंडर प्रेशर रहते, हमेशा फियर में रहते कि अगर मैंने कोई जजमेंट गलत दे दिया और पार्लियामेंट को या फिर किसी और अथॉरिटी को बुरा लग गया तो वो इजीली मुझे डीसीट कर देंगे, रिमूव कर देंगे और मैं तो हो गया अनएम्प्लॉयड. इसलिए जजेस फ्रीली डिसीजन नहीं ले पाते. जजेस को हमेशा फियर रहता, वो अंडर प्रेशर रहते हमेशा कि मेरी नौकरी नहीं चली जाए. इस वजह से जजेस को एकदम फियरलेस रखने के लिए इस प्रोसेस को हार्ड बनाया गया और हार्डनेस कितनी है मैं आपको बता चुकी हूँ. अब हम लोग प्रोसेस डिस्कस करने वाले स्टूडेंट्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि ये जजेस को क्या प्रेसिडेंट डायरेक्टली रिमूव कर सकता है? देन द आंसर इज नो. Hypothetically, Rajni is a judge of Supreme Court. Hypothetically, Rajni is a judge of Supreme Court. तो रजनी को किस बेस पर रिमूव किया जा सकता है? देयर आर 2 to 3 बेसिस. इसके अलावा आप मुझे नहीं हटा सकते हैं फ्रॉम माय पोस्ट. तो सबसे पहला एलिगेशन क्या हो सकता है? एलिगेशन का बेस क्या हो सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल दैट रजनी इज नॉट एबल टू कंजर्व और रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज. पहला पॉइंट, रजनी एक जज है सुप्रीम कोर्ट की एंड यू वांट टू रिमूव रजनी फ्रॉम हर पोस्ट. तो आप क्या एलिगेशन लगाओगे मेरे ऊपर? तो फर्स्ट एलिगेशन में भी that Rajni is not able or not capable to conserve, to reserve the constitutional values or to protect the constitutional values. First point. Another point is that Rajni is mentally disturbed.
सेकेंड पॉइंट, बेस हो सकता है ये जज को रिमूव करने का। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज द जज इज बीइंग करप्टेड। नेक्स्ट ये हो सकता है, या फिर फाइनली हम लोग ये कह सकते हैं दैट जज इज वर्किंग इन फेवर ऑफ हिज और हर इंटरेस्ट। जज जो है सेल्फ इंटरेस्ट में काम कर रहा है, वो पब्लिक वेलफेयर पे काम नहीं कर रहा है। These 4 allegations may be the base of the removal of any judge। इसके अलावा आप कह दो कि नहीं, जज साहब ने तो रजनी को कैपिटल पनिशमेंट दे दिया, रजनी को डेथ पेनल्टी दे दी, या फिर हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने इंदिरा गांधी को डीसीट कर दिया इसलिए इनको हटाओ, या फिर हमारे जो जज हैं इन्होंने श्री राम टेम्पल को लेकर कोई जजमेंट दिया वो मुझे पसंद नहीं है तो हटाओ। सो उनके जजमेंट को लेकर कोई भी रिमूवल प्रोसेस जो है वो इनिशिएट नहीं होगा। रिमूवल का बेस मैंने आपको काउंट करवा दिया, देयर में बी 4 एलिगेशंस देयर। तो 4 बेसिस हो सकते हैं। रजनी ने जो जजमेंट दिया उसके बेस पर वो जजमेंट आपको पसंद नहीं आया और आप कहो कि रजनी को हटाओ, तो ये गलत होगा, पहली बात। दूसरा है कि प्रेसिडेंट या फिर कोई भी एनीवन, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, वो डायरेक्टली किसी भी जज को, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो चाहे वो हाई कोर्ट का जज हो, उनको डायरेक्टली रिमूव नहीं कर सकते, उनको मना कर दें कि कल से मत आना, नाउ यू आर रिमूव्ड, यू आर फायर्ड, ऐसा नहीं होगा। एक प्रोसेस है विच इज़ मैंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, उस पूरे प्रोसेस को फॉलो करने के बाद ही कोई भी जज अपनी पोस्ट को छोड़ सकता है। तो क्या प्रोसेस है, हम लोग शुरुआत करते हैं पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। किसी भी जज को, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट अगेन में आ रही हूँ, चाहे वो हाई कोर्ट का जज हो, अगर उसको रिमूव करना है उनकी पोस्ट से, देन द प्रपोजल मस्ट बी टेबल इन पार्लियामेंट। वो पार्लियामेंट में टेबल होगा। अब पार्लियामेंट में आपका क्वेश्चन होगा कि विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा या राज्यसभा। सो स्टूडेंट्स, एनी हाउस, किसी भी हाउस में वो टेबल हो सकता है। इट मे बी टेबल इन द लोकसभा, इट मे बी टेबल इन राज्यसभा एज वेल। दोनों में से कोई भी हाउस में आप उस प्रपोजल को टेबल कर सकते हैं। विच प्रपोजल? प्रपोजल फॉर द रिमूवल ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो पार्लियामेंट, अगर आप लोकसभा में, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कि किसी भी हाउस में आप प्रेजेंट कर सकते हो, उसको टेबल कर सकते हो प्रपोजल को। अगर लोकसभा में वो प्रपोजल टेबल करना चाहते हैं या फिर होता है, तो प्रपोजल को टेबल करना, आप वो प्रपोजल रखना चाह रहे हैं रिमूवल का, तो वो रिमूवल प्रपोज करने के लिए ही लोकसभा के 100 मेंबर्स का रिटन कंसेंट चाहिए। तो आप प्रपोजल टेबल करने से पहले 20 बार सोचें कि क्या आपके पास 100 मेंबर्स का, लोकसभा मेंबर्स की बात कर रही हूँ, उनका सपोर्ट है या नहीं है। 100 मेंबर ऑफ लोकसभा जो है अपने रिटर्न में कंसेंट देंगे, तब जाके तो आप लोकसभा में वो प्रपोजल टेबल कर पाएंगे। अदरवाइज 99 भी अगर होते हैं आपके पास सपोर्ट ऑफ एमपीज ऑफ लोकसभा, तो भी टेबल नहीं कर पाओगे। 100 मीन्स 100, तब जाके वो टेबल होगा। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में हमको 50 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा का सपोर्ट चाहिए होता है इन रिटर्न। वो सपोर्ट करेंगे तब जाके राज्यसभा में वो रिमूवल जो प्रपोजल है वो टेबल कर पाओगे। देखो, पास करने की बात तो दूर की बात है कि वो जज हटेगा या नहीं हटेगा। जज को हटाने का प्रोसेस आपको इंट्रोड्यूस करना है, उसके लिए ही राज्यसभा के 50 और लोकसभा के 100 मेंबर्स का आपको सपोर्ट चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हाइपोथेटिकली राज्यसभा के 50 मेंबर्स जो हैं उनका सपोर्ट मिल गया, ठीक है, वो किसी जज को हटाना चाहते हैं। हाइपोथेटिकली रजनी इज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और रजनी के अगेंस्ट राज्यसभा के 50 मेंबर्स ने रिटर्न में दे दिया दैट वी वांट टू रिमूव रजनी फ्रॉम हर पोस्ट एंड वी वांट टू टेबल अ रिमूवल प्रोसेस।
तो इन्होंने ऐसी एप्लीकेशन दी, तो राज्यसभा में वो टेबल होगा, ठीक है, बस प्रपोज हो रहा है। राज्यसभा में जब वो टेबल होगा तो टेबल होने के लिए, अब देखो स्टूडेंट्स, बहुत माइन्यूट आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, आप अच्छे से सुने तो ठीक है। प्रपोजल करने के लिए 50 मेंबर्स जब मिल जाएंगे ना, तो राज्यसभा के जो चेयरपर्सन होंगे, चेयरपर्सन वो अपनी अप्रूवल दे देंगे। ठीक है, करना चाह रहे हो, रजनी को हटाना चाह रहे हो, आपके पास 50 मेंबर्स का सपोर्ट भी है एज मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, देन टेबल दैट प्रपोजल। लेकिन ये प्रपोजल टेबल होने के बिफोर 14 डेज रजनी को इंफॉर्मेशन दी जाएगी। हाइपोथेटिकली अब हम लोग बात कर रहे हैं कि ये प्रपोजल टेबल करने के लिए चेयरपर्सन ने टाइम दिया कि ठीक है 30 अक्टूबर को रजनी के अगेंस्ट, रजनी विच इज़ अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाइपोथेटिकली रजनी के अगेंस्ट 30 अक्टूबर को रिमूवल प्रोसेस टेबल होने वाला है, ऐसा है, ठीक है। तो ये जिस दिन टेबल होगा, मतलब 30 को टेबल होगा, तो बिफोर 14 डेज रजनी को 16 अक्टूबर को, बिफोर 14 डेज मतलब 16 अक्टूबर को रजनी को एक रिटन लेटर आएगा दैट मैडम जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, we want to table a removal process against you and we are informing you about that one। ये बात मुझे बताई जाएगी, ठीक है। और फिर जब रजनी को बताया गया 16 डेज, उसके 14 डेज के बाद वो प्रपोजल टेबल होगा इन राज्यसभा, क्योंकि राज्यसभा में शुरू हुआ है। अब राज्यसभा में जब वो शुरू हुआ है तो राज्यसभा में जो भी डिबेट एंड डिस्कशन है, सब कुछ होने के बाद राज्यसभा में होगी वोटिंग, क्या करें, रजनी को यहाँ से हटाना है या नहीं हटाना है। तो राज्यसभा में होगी वोटिंग, और वोटिंग के लिए, ठीक है, राज्यसभा में वोटिंग होगी, तो रजनी को राज्यसभा अप्रूव अगर कर रही है रजनी का रिमूवल प्रोसेस, तो कितने लोगों को वोट करना ज़रूरी है, स्पेशल मेजॉरिटी राज्यसभा से मिलनी चाहिए फॉर दैट रिमूवल प्रोसेस। अब स्पेशल मेजॉरिटी क्या है वो आप हमारा वीडियो देखें, दैट इज़ अमेंडमेंट प्रोसेस इन कॉन्स्टिट्यूशन, तब आपको मालूम पड़ेगा कि स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है। मैं यहाँ पे वो चीज़ आपको बताने वाली नहीं हूँ। तो राज्यसभा से स्पेशल मेजॉरिटी से वो मान लो कि रजनी के अगेंस्ट 16 को रजनी को उन्होंने इन्फॉर्म किया था, 30 को टेबल हुआ, 30 को टेबल, डिबेट, डिस्कशन सब कुछ होने के बाद वो वोटिंग के लिए रखा गया प्रपोजल। वोटिंग के लिए रखने के बाद स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए थी राज्यसभा से पास होने के लिए, स्पेशल मेजॉरिटी भी मिल गई स्पेशल मेजॉरिटी माना की। अब राज्यसभा से मतलब वो पास हो गया। अब जब वो राज्यसभा से पास होगा तब वो प्रपोजल जाएगा एट लोकसभा। अब लोकसभा जो है वो डिबेट, डिस्कशन, ये सब काम करने से पहले क्या करेगी, लोकसभा जो है वो इन्वेस्टिगेट करेगी, वो इंक्वायरी करेगी अबाउट द एलिगेशंस। रजनी के ऊपर आपने एलिगेशन लगाया दैट रजनी इज वर्किंग फॉर सेल्फ इंटरेस्ट, रजनी इज मेंटली डिस्टर्ब्ड, रजनी इज नॉट केपेबल टू कंजर्व, टू रिजर्व, टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। इतने सारे एलिगेशंस आपने रजनी के ऊपर लगाए एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो क्या वो सही है या गलत है, इनके ऊपर इंक्वायरी होगी इन लोकसभा। राज्यसभा इंक्वायरी नहीं करेगा, ठीक है। जिस हाउस में वो पहले टेबल होता है ना, वो हाउस इंक्वायरी नहीं करेगा, इंक्वायरी करेगा सेकेंड हाउस, ठीक है। तो लोकसभा इंक्वायरी करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा, लोकसभा रजनी को बुलाएगा लोकसभा में, जिस भी जज के अगेंस्ट प्रपोजल रखा जाता है ना उसको लोकसभा में बुलाया जाएगा कि क्या आप कुछ सफाई देना चाहते हैं। रजनी चाहे तो खुद जा सकती है कि हाँ मैं सफाई देना चाहती हूँ, मैं क्लियरिफिकेशन देना चाहती हूँ आपने जो एलिगेशन लगाए हैं,
रजनी चाहे तो खुद नहीं जाए और रजनी किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेज दे। रजनी ने अपनी सिस्टर को भेज दिया, अपनी मदर को भेज दिया, अपने किसी लॉयर को भेज दिया इन लोकसभा कि मैं नहीं जाऊंगी, मेरा लॉयर जाएगा लोकसभा में और वो मेरे बिहाफ पर क्लैरिफिकेशन देगा। ये पूरा प्रोसेस चलेगा इन लोकसभा। हाइपोथेटिकली लोकसभा ने भी सारी इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी कर ली, रजनी के लॉयर को भी सुन लिया, रजनी की बात भी हो गई, सब कुछ हो गया, बट लोकसभा इज़ स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। लोकसभा को लग रहा है कि नहीं, रजनी के ऊपर जो एलिगेशन लगे हैं वो ट्रू हैं, राइट हैं। तो लोकसभा भी विद स्पेशल मेजॉरिटी अगर उस प्रपोज़ल को पास करती है तो फिर रजनी अपनी पोस्ट से रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों हाउसेस से विद स्पेशल मेजॉरिटी वो पास होना चाहिए। अब आपका क्वेश्चन, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि हमारे किसी जज को इस पूरे रिमूवल प्रोसेस को फॉलो करके हटाया गया हो? द आंसर इज़ नो। किसी भी जज को टिल टुडे 70 ईयर्स की हमारी हिस्ट्री रही है इंडिपेंडेंट इंडिया की, किसी जज को इस रिमूवल प्रोसेस को यूज़ करके हटाया नहीं गया है। बट यस, एक टेबल ज़रूर हुआ था, प्रपोज़ल, इस तरह का एक प्रपोज़ल टेबल हुआ था इन 1991। अच्छे से सुने आप इस चीज़ को भी। 1991 में हाई कोर्ट के एक जज थे रामास्वामी। 1991 रामास्वामी हाई कोर्ट के जज थे। उनके अगेंस्ट राज्यसभा में एक प्रपोज़ल टेबल हुआ, राज्यसभा से वो पास हुआ, वो लोकसभा में गया, लोकसभा ने इंक्वायरी की, इन्वेस्टिगेट किया, सब कुछ कर लिया, एलिगेशंस वर राइट, जो एलिगेशन लगे थे रामास्वामी पर दैट वर राइट, वो सही थे। लेकिन फिर राजीव गांधी का थोड़ा प्रेशर पड़ा और राजीव गांधी ने कहा कि अगर ये जज को रिमूव कर देते हैं और सबको मालूम पड़ जाता है अगर कि हमारे जजेस करप्ट भी होते हैं, तो लोगों का जुडिशरी में विश्वास नहीं रहेगा, लोगों का जुडिशरी पर फेथ और कॉन्फिडेंस डिक्रीज होगा, हमारी कंट्री की इमेज इन द वर्ल्ड बुरी होगी कि यहाँ के जज भी करप्ट है, ब्राइब लेते हैं यहाँ के जज। तो फिर राजीव गांधी ने थोड़ा इंटरवीन करके लोकसभा को समझाया और लोकसभा ने फिर उस जो प्रोसेस था उसको रोक दिया और उन्होंने उसको पास नहीं होने दिया। तो लोकसभा से पास नहीं हुआ, राज्यसभा से पास हो गया। एलिगेशंस वर राइट, लेकिन राजीव गांधी ने इंटरवीन करते हुए उसको लोकसभा को मना किया कि आप उसके फेवर में वोट नहीं करें। तो इस तरीके से रामास्वामी इस प्रोसेस से तो नहीं हटाया गया, ठीक है, क्योंकि प्रोसेस तो क्रैक कर गया, गिर गया, पूरा का पूरा जो प्रोसेस था ख़त्म हो गया। लोकसभा ने इसको पास किया ही नहीं स्पेशल मेजॉरिटी से। लेकिन हाँ, रामास्वामी जो थे उन्होंने फिर रिज़ाइन कर दिया। तो ये तो था रिमूवल रिलेटेड एक डिस्प्यूट। अगर मैं आपसे बात करूं कि अपॉइंटमेंट रिलेटेड भी कोई डिस्प्यूट रहे हैं क्या, तो अपॉइंटमेंट रिलेटेड भी डिस्प्यूट्स रहे हैं। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि कॉलेजियम होता है, हम लोगों ने बात की थी कॉलेजियम की। तो एक कॉलेजियम होता है ऑफ 4 सीनियर मोस्ट जजेस अपॉइंटमेंट के लिए। तो ये जिसकी मैं बात कर रही हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है, सीजेआई का सिलेक्शन करना है और सिलेक्शन के लिए सिलेक्शन कैसे होगा, करेंगे तो वो प्रेसिडेंट, लेकिन प्रेसिडेंट कैसे करेंगे, प्रेसिडेंट एक कमेटी बनती है जो कि कॉलेजियम कहलाती है। ये कॉलेजियम में कितने मेंबर होते हैं, टोटल 4 मेंबर्स आर देयर। 4 कौन कौन होंगे, फर्स्ट तो सीजेआई खुद होते हैं, सेकंड सीनियर मोस्ट, थर्ड सीनियर मोस्ट, फोर्थ सीनियर मोस्ट। तो सबसे सीनियर मोस्ट जो जजेस होते हैं ना, वही इस कमेटी में होते हैं, पहली बात तो। और अपॉइंटमेंट किसका करते हैं, जनरली ये कमेटी जो है वो सीजेआई तो भाई जाने वाले हैं, वो रिटायर होने वाले हैं। तो जनरली ये जो कॉलेजियम है वो सेकंड सीनियर मोस्ट जज का सिलेक्शन करता है
एज नेक्स्ट CJI, उनको रिकमेंड करता है। ये हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं है, बट दिस इज अ कन्वेंशन, ये परंपरा रही है कि ये जाने वाले हैं तो इनके बाद ये आएंगे। भाई प्रिंसिपल के बाद वाइस प्रिंसिपल ही तो आएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से CJI के बाद सेकंड सीनियर मोस्ट आएगा। लेकिन ट्वाइस हमारी इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि सीनियरिटी को बाईपास करते हुए थर्ड और फोर्थ दीज वन, इन लोग इसको छोड़ के इन दोनों का सिलेक्शन किया गया है। क्यों किया गया है, कारण आप समझें, मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी तब एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि इंदिरा गांधी के अगेंस्ट भी सुप्रीम कोर्ट में केस गया था, इलाहाबाद कोर्ट में केस गया था। तो इंदिरा गांधी और जुडिशरी की बनी नहीं, वैसे अब बनी नहीं, और जुडिशरी इंदिरा गांधी को पिंच कर रही थी बार बार। इंदिरा गांधी जो करती जुडिशरी उसको वापस कैंसिल कर देती, जो अमेंडमेंट इंदिरा गांधी ने किए जुडिशरी कैंसिल कर देती। और वास्तव में हुआ था, फालतू कहानियाँ नहीं सुना रही हूँ मैं आपको, इंदिरा गांधी और जुडिशरी की बिल्कुल नहीं बनती थी। और इंदिरा गांधी ने कुछ जो अमेंडमेंट किए थे जुडिशरी उसको कैंसिल कर देती, उसके ऊपर स्टे लगा देती, और बहुत सारे अड़ंगे जुडिशरी के भी थे। अब वो सही थे गलत थे वो हम कभी और पढ़ेंगे, लेकिन हाँ जुडिशरी टांग ज़रूर अड़ा रही थी इंदिरा गांधी के जो भी एक्शंस थे उनके बीच में। इंदिरा गांधी थी परेशान। अब इंदिरा गांधी ने कहा कि जुडिशरी अगर बार बार यूँ करती रही तो फिर मैं काम कैसे करूँगी। इस वजह से एक जज CJI ये वाले रिटायर होने वाले हैं, और सेकंड जो थे वो इंदिरा गांधी के फेवरेबल नहीं थे, इंदिरा गांधी की उनसे बनती नहीं थी। इंदिरा गांधी की बनती थी A.N. रॉय से। A.N. रॉय इंदिरा गांधी के फेवरेबल थे, ठीक है। तो इंदिरा गांधी ने इनको हटा के, ठीक है, सेकंड वाले को हटा के थर्ड वाले जो कि A.N. रॉय थे इनको सेलेक्ट कर लिया कि हाँ आप मेरे फेवरेबल हो, आप CJI बन लो। तो इंदिरा गांधी ने जुडिशरी के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर डाला, प्रेसिडेंट के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर डाला, दोनों को प्रेशराइज करके सीनियरिटी को बाईपास करते हुए सेकंड को छोड़ के और थर्ड को बना दिया CJI, ठीक है। ताकि इंदिरा गांधी को लगेगा ठीक है मेरे फेवर के बैठे हैं, तो जब मैं फंक्शन करूंगी, कोई वर्क करूंगी तो अड़ंगे तो नहीं, टांग तो नहीं अड़ाएंगे मेरे काम के बीच में। ये किया था इंदिरा गांधी ने 1970। अब हम लोग बात करते हैं कि नेक्स्ट वायलेशन कब हुआ इस कन्वेंशन का, इस ट्रेडिशन का। नेक्स्ट वायलेशन भी इंदिरा गांधी की टेन्योर में ही हुआ। इन 1975 अगेन अपॉइंटमेंट होने वाला था ऑफ CJI। दैट टाइम यहाँ पे थे मिस्टर खन्ना, सेकेंड सीनियर मोस्ट जो थे ही वॉज मिस्टर खन्ना, और थर्ड नंबर पर जो थे ही वॉज MH बेग थे। तो अपॉइंटमेंट अगर ट्रेडिशनली देखें तो किसको करना था, खन्ना को करना था, लेकिन खन्ना इंदिरा गांधी के अगेन फेवरेबल जज नहीं थे। इस वजह से इंदिरा गांधी ने थर्ड नंबर वाले जो जज थे इनको एज CJI अपॉइंट किया। सो स्टूडेंट्स, आगे हम लोग अगर कंटिन्यू करें, देयर इज़ अ करेक्शन ये है कि जहाँ मैंने आपसे बात की A.N. रॉय की, A.N. रॉय को हम लोगों ने बात की तो ये CJI हो गए, ये आपके सीनियर, ये भी सीनियर, ये भी सीनियर, इनका कॉलेजियम था। A.N. रॉय जो थे, जनरली होता ये है कि अपॉइंटमेंट किस में से करना है, भाई एक पर्सन को आपको चूज़ करना है, तो कौन होगा, वो इन तीनों में से ही होंगे एज आई टोल्ड यू अर्लियर, ठीक है। लेकिन जो इंदिरा गांधी ने चूज़ किया था वो थे यहाँ पे नंबर 5 पर, तो इन तीनों को छोड़ा, इन तीनों में से किसी को सिलेक्ट नहीं किया, और एक ऐसा बंदा जो इस कॉलेजियम में था ही नहीं, एक्सटर्नल प्रेशर डाल के इंदिरा गांधी ने इनको अपॉइंट करवाया A.N. रॉय को। नाउ स्टूडेंट्स, इफ़ वी डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी, तो मैं आपको हायरार्की वाइज मतलब टॉप टू बॉटम एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ जुडिशियल स्ट्रक्चर का। इवन दो हम लोगों ने, जब मैंने आपको एग्जीक्यूटिव पार्ट 1 आपके साथ डिस्कस किया था और ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट बताए थे, दैट टाइम मैं ऑलरेडी उस चीज़ को डिस्कस कर चुकी हूँ। अभी मैं सिर्फ एक ब्रीफ रिविजन आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारी कंट्री की टॉप मोस्ट कोर्ट है, फर्स्ट पॉइंट। सुप्रीम कोर्ट के बाद वेरियस कोर्ट्स जो हैं उनकी, वेरियस स्टेट्स जो हैं उनकी हाई कोर्ट होती हैं।
आफ्टर सुप्रीम कोर्ट वेरियस स्टेट्स हैं, उनकी हाई कोर्ट होती है। ऐसा नहीं है कि हर कोर्ट की अपनी सेपरेट हाई कोर्ट होनी ही चाहिए, ऐसा नहीं है। आप अगर देखें तो पंजाब और हरियाणा जो है उनकी चंडीगढ़ हाई कोर्ट लगती है, ठीक है। पंजाब और हरियाणा विच आर सेपरेट स्टेट्स, लेकिन दोनों की सेपरेट हाई कोर्ट नहीं। दोनों कौन सी हाई कोर्ट में जाते हैं? चंडीगढ़ हाई कोर्ट में। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से हर स्टेट की कुछ एक एग्जांपल्स आप लोग मुझे बताएंगे, जस्ट लाइक आर यूनियन टेरिटरीज। हमारी जो यूनियन टेरिटरीज हैं या फिर कुछ स्टेट्स भी हैं जस्ट लाइक अंडमान एंड निकोबार, इनकी अपनी सेपरेट हाई कोर्ट नहीं है। अब अंडमान और निकोबार की हाई कोर्ट कौन सी लगती हैं और यूटीज की हाई कोर्ट कौन सी लगती हैं, वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। सारे पॉइंट्स मैं आपको बताने वाली नहीं हूँ, बस बात इतनी सी समझें कि कई स्टेट्स की एक जॉइंट हाई कोर्ट हो सकती है या फिर कुछ स्टेट्स जो है उनकी एक सेपरेट हाई कोर्ट कहीं और हो सकती है। अपनी एक अलग हाई कोर्ट हर स्टेट और यूटी की हो, इट इज़ नॉट कंपल्सरी। दूसरी बात, हाई कोर्ट के बाद आते हैं स्टूडेंट्स टू टाइप्स ऑफ कोर्ट्स, ठीक है। टू टाइप्स ऑफ कोर्ट आते हैं। फर्स्ट इज योर सेशन कोर्ट, जो कि थोड़ा सी अपर रहता है। सेशन कोर्ट के बाद आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि भीलवाड़ा का ही मैं एग्जाम्पल लूँ तो ये सेशन और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, दिस सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दोनों साइमल्टेनियसली पैरेलल फंक्शन करते हैं और दोनों सेम कैंपस में रहता है, उनका प्रेमाइसिस जो रहता है वो सेम रहता है। और भीलवाड़ा कोर्ट के बारे में भी आप कभी पढ़ें तो भीलवाड़ा कोर्ट में भी लिखा हुआ होगा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, मतलब सेम कोर्ट है जिसको आप भीलवाड़ा कोर्ट कहते हैं ना, वो क्या है? डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। तो ये दोनों कोर्ट्स जो हैं वो एक साथ पैरेलल वर्क करती हैं। ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का तो हेडक्वार्टर, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो बिल्डिंग रहेगा वो एक जगह रहेगा, सेशन कोर्ट जो है 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर रहेगा, ऐसा नहीं है। दोनों एक रहेंगे, दोनों के जज भी एक होते हैं। इफ रजनी इज अ जज तो रजनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जज भी हो सकती है और साथ के साथ रजनी सेशन कोर्ट की जज भी हो सकती है और रजनी दोनों की जज एक साथ होगी। तो आपको लगेगा फिर ये बाकी क्लासिफिकेशन क्यों किया फिर इन्होंने? तो क्लासिफिकेशन करने का एक रीज़न है, जो छोटे इश्यूज होंगे वो डिस्ट्रिक्ट जज में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, और जो बड़ा थोड़ा सी कंपैरेटिवली जो थोड़ा सी सीरियस क्राइम होगा उससे रिलेटेड जो भी केसेस हैं वो सेशन कोर्ट में जाएंगे, इवन दो सुनने वाला जज एक रहता है। बस सेम प्रेमाइसिस जो होता है उसमें इनके रूम्स जो हैं वो सेपरेट कर दिए जाते हैं। इनके बाद स्टूडेंट्स एक और कोर्ट आती है, दैट इज मुंसिफ कोर्ट। मुंसिफ कोर्ट ये लोअर लेवल की कोर्ट्स है जो कि आपके ब्लॉक्स में, तहसील्स में यहाँ पे रहती है, मुंसिफ कोर्ट्स कहलाती हैं। इसके अलावा और भी टाइप्स ऑफ कोर्ट्स हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। हमारे सिलेबस में हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे हम लोग हाई कोर्ट प्लस सुप्रीम कोर्ट, इन दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यह है स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं पावर्स और द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ जुडिशरी, कि हमारी जुडिशरी जो है वो किन किन इश्यूज़ को, किन किन केसेस को सुन सकती है, उसका एरिया ऑफ फंक्शन जिसको टेक्निकल लैंग्वेज में ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं वो क्या है। स्टार्टिंग करते हैं हम लोग फंडामेंटल ज्यूरिसडिक्शन से। फंडामेंटल ज्यूरिसडिक्शन जिसको आप बेसिक ज्यूरिसडिक्शन भी कह सकते हैं, बेसिक ज्यूरिसडिक्शन। तो फंडामेंटल और बेसिक का मतलब स्टूडेंट ये होगा कि ऐसे केसेस जो कि ओनली एंड ओनली सुप्रीम कोर्ट में ही जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अलावा हमारे यहाँ पर जो रेस्ट ऑफ कोर्ट्स हैं उस केस को सुनेंगी नहीं। दीज कोर्ट्स विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू हियर दैट केस, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। अब ऐसा क्या केस है जो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा? इसको यूँ समझें आप, सबसे पहला द केस रिलेटेड विद द इंटर-स्टेट डिस्प्यूट। तो दो स्टेट्स का जब डिस्प्यूट रहता है तो वो सिर्फ और सिर्फ जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। मान लो राजस्थान और पंजाब, इन दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट किसी भी तरह का हो सकता है। मान लो हमको लगता है
कि श्रीनगर का जो श्री गंगानगर का जो थोड़ा सी और ऊपर का पार्ट है, नदर्न पार्ट है, जो पंजाब में है, वो पंजाब में नहीं, वो राजस्थान का पार्ट है। तो दोनों को लेकर क्या होगा, लैंड डिस्प्यूट होगा, लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट होगा ना, कि हम कह रहे हैं कि वो पार्ट हमारा है, पंजाब कह रहा है वो पार्ट हमारा है, तो लैंड डिस्प्यूट होगा। ये लैंड डिस्प्यूट जो है, अगर दो स्टेट्स के बीच में एनी टाइप ऑफ डिस्प्यूट होता है, तो वो डिस्प्यूट जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी सुप्रीम कोर्ट ही सुनने के लिए एंटाइटल्ड है। सुप्रीम कोर्ट के अलावा आप कहें कि आप हाई कोर्ट चले जाएं, राजस्थान हाई कोर्ट या पंजाब हाई कोर्ट, सो स्टूडेंट्स दीज कोर्ट्स आर नॉट एंटाइटल्ड टू लिसन दैट केस। ये तो रही हमारी इंटर स्टेट, मतलब डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट टू स्टेट, वन स्टेट टू अनदर स्टेट। पहली बात, अगर किसी स्टेट का यूनियन गवर्नमेंट जो कहाँ पर है, दिल्ली, न्यू दिल्ली, ठीक है, तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जो अगर राजस्थान का सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ डिस्प्यूट है, तो वो भी कहाँ हियरिंग होगी, उसकी हियरिंग भी होगी सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में। अब मैं किस केस के बारे में बात कर रही हूँ, एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल ये हो सकता है कि हम लोग केस कर दें कि हमारी जो पार्लियामेंट है उसने स्टेट सब्जेक्ट के किसी स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पर लॉ मेकिंग की है, ठीक है। पार्लियामेंट के पास भी लॉ मेकिंग पावर है ऑन यूनियन लिस्ट। हमारी जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनके पास भी लॉ मेकिंग पावर है ऑन स्टेट लिस्ट। हम लोगों ने ये एलिगेशन लगाया कि पार्लियामेंट ने स्टेट लिस्ट का एक सब्जेक्ट चोरी करके बिना राजस्थान गवर्नमेंट को कुछ बताया, उनकी कंसेंट लिए, उनकी सहमति लिए, जो पार्लियामेंट है उसने स्टेट लिस्ट के एक सब्जेक्ट पे लॉ बना लिया फॉर राजस्थान, ठीक है। अब ये तो गलत है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन मना करता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आप आपकी लिस्ट पे बनाओ, मैं मेरी लिस्ट पे बना रही हूँ, तो फिर क्यों सेंटर वहाँ से एक सब्जेक्ट चोरी करके राजस्थान के लिए एक लॉ बना रहा है? दिस इज़ इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो इस सिचुएशन में राजस्थान की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो यूनियन गवर्नमेंट पार्लियामेंट के अगेंस्ट केस फाइल करेगी। अब ये केस फाइल कहाँ होगा? क्या राजस्थान हाई कोर्ट में हो सकता है या फिर अदर हाई कोर्ट्स में हो सकता है क्या? देन द आंसर इज नो। ये केस जो है वो भी हियर करने के लिए, फाइल करने के लिए एंटाइटल है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, और क्योंकि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही ऐसे केसेस को सुन सकती हैं, इस वजह से सुप्रीम कोर्ट का फंडामेंटल या फिर बेसिक जुरिस्डिक्शन कहलाता है। Students, this is the end of this video, and in next video we will continue this chapter. Till then, keep learning.